नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना की दूसरी लहर हर रोज हजारों लोगों की जान ले रही है। चिंता की बात यह है कि इस आफत के बीच तीसरी लहर की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल किए हैं और पूछा कि अगर महामारी की तीसरी लहर आई तो लोगों की जान बचाने का क्या है प्लान। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की मार से जूझ रहा है। करीब महीने भर से एक सी तड़प है, बेबसी है, लाचारी है और बदहवासी बनी हुई है। और महामारी की मार के बीच दर्द का ये दौर कम नहीं हो रहा है। तमाम कोशिशें, वादे, भरोसा सब कोरोना की दूसरी लहर के सामने बेकार साबित हो रहे हैं। और इस आफत के बीच अब चिंता कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी शुरू हो गई है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर और अहम सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, तीसरी लहर में वैज्ञानिक बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में बच्चों के टीकाकरण पर भी विचार होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने पूछा कि अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो माता पिता क्या करेंगे, अस्पताल में रहेंगे या नहीं, इसका क्या प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मैन पावर की कमी को लेकर भी चिंता जताई। सेकेंड वेव को हैंडल करने के लिए मैन पावर नहीं है, थर्ड वेव के लिए भी हमारे पास मैन पावर नहीं होगा। क्या हम फ्रेश ग्रेजुएट डॉक्टर और नर्स का उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अभी से ही थर्ड फेज के लिए बैकअप प्लान तैयार करने को कहा है। ये देश के चिकित्सा विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि तीसरी लहर का इंतजार है। तीसरी लहर आएगी तो जरूर, और कब आएगी उसका भी अंदाजा उन्होंने दे दिया है कि सितंबर अक्टूबर यानी दुर्गा पूजा के आसपास तीसरी लहर आएगी, जब गर्मी जा रही होगी और सर्दी के आने की बात होगी। तीसरी लहर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ये जरूर कहा कि अगर हम अभी नहीं चेतेंगे, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम तीसरी लहर का मुकाबला कर सकेंगे। नहीं तो वरना ऐसी ही स्थिति हो जाएगी जैसे अभी पहली और दूसरी लहर के बीच की हुई है। ये दूसरी लहर सिर पर आ गई और हमारे पास उतनी तैयारियां नहीं हैं। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है, दवाइयों की किल्लत है। दरअसल ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ये चिंता वैज्ञानिकों की कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर जताई है। SARS coronavirus to go from here. A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared. देश कोरोना की दूसरी लहर से कराह रहा है। इस लहर ने देश को जितना दर्द और खौफ दिया, उसके मुकाबले पहली लहर कुछ भी नहीं लगती। ऐसे में सवाल बड़ा है कि जब तीसरी लहर आएगी तो क्या वो और भी विनाशकारी होगी? क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर तीसरी लहर की धार को रोका जा सकता है? फिलहाल जानकार इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ सरकारों ने इस चेतावनी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। सरकारच्या विज्ञान विषयक सल्लागारांनी एक इशारा दिलेला आहे की देशामध्ये तिसरी लाट येते आहे, सावध रहा। सावध रहा म्हणजे काय करायचं? तर नवीन काही नाही आहे त्याच गोष्टी। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी तीसरी लहर को लेकर फिक्र जताई और लोगों से इसे लेकर सावधानी बरतने की अपील की। वायरस का नेचर जैसा है, आपको ऐसा भी लगता है कि थर्ड वेव आने के भी चांसेस है और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना कितना जरूरी है? बिल्कुल, थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, थर्ड वेव भी आ सकता है, लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इम्यूनिटी हम बना पाए, तो अगर भी थर्ड वेव आएगा भी तो इतना शार्प और इतना खतरनाक नहीं होगा जैसे सेकंड वेव था। इसलिए अगर हम पूरी तैयारी करें और ये देख लें कि जो कुछ हमने इस वेव से और पिछले वेव से सीखा है उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें और वैक्सीनेशन को बहुत एग्रेसिवली करें, तो थर्ड वेव जो है वो इतना सीरियस नहीं होगा।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका इसलिए भी ज्यादा डरा रही है क्योंकि दूसरी लहर में ही कोरोना के केस लगातार कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग के बीच पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ चर्चा कर स्वास्थ्य व्यवस्था के ढांचे में सुधार का निर्देश दिया है। साफ है, कोरोना की दूसरी लहर देश के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरी है सावधानी। अगर तीसरी लहर रोकी नहीं जा सकती तो कम से कम इससे होने वाले विनाश के डर को तो सावधानी और एहतियात से रोका ही जा सकता है। दिल्ली से संजय शर्मा और कुमार कृणाल के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का है। इन सब के बीच केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई तो केजरीवाल ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही यह भी मांग कर डाली कि दिल्ली को मिल रही ऑक्सीजन में अब कोई कटौती ना हो। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई लेकर राजी नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। मैडम ये देंगे क्या तो रहे कर देंगे तो चलने की हालत है इसकी क्या? हमें बेड नहीं चाहिए, कम से कम मरीज को ऑक्सीजन तो दे दीजिए ताकि उनका कम से कम जान तो बचे। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों की सांसों पर आफत बनी हुई है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच लगातार ये सवाल बना हुआ है कि इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत की खबरें राजधानी से आ रही हैं, जहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान तक जा चुकी है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों की उखड़ी सांसों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसे लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि दिल्ली में बीते दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई है। इससे पहले दिल्ली को 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि 4 अप्रैल को किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि दिल्ली के 56 प्रमुख अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक है। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दिन भर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अपनी अपनी दलीलें दी। केंद्र सरकार का जहां यह कहना था कि वो अधिकतम सप्लाई कर रही है और पिछले दिनों उन्होंने 700 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन सप्लाई की भी है, लेकिन लगातार इसको बनाए रखने में मुश्किल ये आएगी कि अगर दिल्ली का कोटा बढ़ाया जाए तो बाकी आसपास के राज्यों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कटौती उन्हीं में से, तेल इन्हीं तिलों में से निकलना है। लिहाजा ऐसे में दूसरे राज्यों के लिए कटौती की जा सकती है। हम इतने ऑक्सीजन के उधर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर और शुक्रिया जताया और राजधानी को रोजाना इतनी ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। हालांकि केजरीवाल सरकार की इस मांग के बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड का भी जिक्र किया है। केंद्र ने कहा कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी ज्यादा सप्लाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर दिल्ली में लगातार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे तो दूसरे राज्यों के हिस्से में कटौती होगी। ऐसे में इस बात का अंदेशा है कि अगर कोरोना के मामलों पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो राजधानी में ऑक्सीजन की समस्या इतनी आसानी से हल नहीं होने वाली। बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर का भी जिक्र किया और कहा कि अभी महामारी की तीसरी लहर आना बाकी है। ऐसी सूरत में सरकार को पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए। अदालतें बार बार सरकार को कारगर एक्शन के साथ ऐसी ही सूझबूझ से काम करने की सलाह दे रही हैं, ताकि महामारी के समय में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान न जाए। दिल्ली से संजय शर्मा और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। यकीनन ऑक्सीजन की कमी ने इस देश के कई हिस्सों में हाहाकार जैसी स्थिति को पैदा कर दिया। इसी वजह से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि ऑक्सीजन की किल्लत के कारण किसी मरीज की जान नहीं जाए। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको देते हैं। आज तक के ऑपरेशन एम्बुलेंस का असर हुआ है। आज तक ने एम्बुलेंस को लेकर जारी काला बाजारी पर स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, जिसे लेकर दिल्ली सरकार एक्शन में आई है। दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के अधिकतम चार्ज पर कैप लगाया गया।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब 10 किलोमीटर तक के लिए अधिकतम कीमत 1500 रुपए तय की गई है। 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने तय की है एम्बुलेंस के किराए की दरें। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर मनमानी वाली स्थिति थी। मरीज और उनके तीमारदार परेशान थे, लेकिन एम्बुलेंस की मनमानी देखी जा रही थी। इसी वजह से अब एक निश्चित किराया तय किया जाना यकीनन मरीजों और उनके परिजनों को थोड़ी राहत देगा। आज तक के ऑपरेशन एम्बुलेंस जो खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी उसी का यह असर है और अब बाकायदा इसके लिए रेट तय कर दिए गए हैं और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। 10 किलोमीटर तक के लिए अधिकतम कीमत 1500 रुपए तय की गई है, जबकि 10 किलोमीटर से ज्यादा के लिए प्रति किलोमीटर 100 रुपए बाकायदा चार्ज किया जाएगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण और इसी का इंतजार भी किया जा रहा था। आज तक ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। आज तक के ऑपरेशन एम्बुलेंस का यह असर हुआ है। आपको बता दें कि लगातार जिसके लिए 1000 या 1500 रुपए दिए जाने चाहिए, उसके लिए लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा पे करके एम्बुलेंस ले रहे थे। मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था कुछ कंपनियों की ओर से। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने अब एम्बुलेंस की कीमत तय करके यकीनन मरीजों को बड़ी राहत दी है। तो आज तक ये खबर का ये असर है और यकीनन इसी का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह की स्थिति इस वक्त पैदा हुई है उसमें कुछ लोग आपदा में अवसर की तलाश में थे और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से कम ये एक बेहतर स्थिति राजधानी दिल्ली वालों के लिए। इन सब के बीच दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी देखी जा रही है, लेकिन मुंबई में जहां एक वक्त में 92,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस थे, वहां तब भी ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी। कोरोना के केस भी मुंबई में काबू में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मॉडल की तारीफ की है और कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार बीएमसी अधिकारियों से सीखे कि कैसे उन्होंने इस महामारी से अपने शहर को संभाला है। आप भी देखिए क्या है मुंबई का यह मॉडल। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पिछले साल से कोरोना को हराने में लगी है। पहली के बाद दूसरी वेव का सामना। मुंबई जैसी घनी आबादी वाले शहर के लिए कोरोना जैसी संक्रामक चुनौती और भी बड़ी थी। पर इस हफ्ते देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में कोरोना को मैनेज करने के लिए यहाँ की अथॉरिटीज की तारीफ की। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आपण मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः मुंबईमध्ये कोरोना नियंत्रणासाठी जी लढाई लढतो आहोत त्या लढ्याचं कौतुक केलेलं आहे। पण हे एकटे आपल्या यंत्रणेचे यश नाही, जर आपला सहभाग आणि आपलं सहकार्य या लढ्यामध्ये मिळालं नाही तर आपण हा लढा यशस्वी तर सोडाच लढूच शकणार नाही। मुंबई मॉडल की तारीफ उस समय हुई जब दिल्ली ऑक्सीजन संकट से जूझ रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर न मिल पाने से दिल्ली वालों की सांसें टूट रही हैं। सेकेंड वेव के दौरान मुंबई में जिस तरह से कोविड केसेस पर काबू पाया गया है उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है। मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को बाकी डिस्ट्रिक्ट के म्युनिसिपल कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मीटिंग कर ये मुंबई मॉडल समझाने की हिदायत भी दी है। कोरोना की दूसरी लहर पहली से ज्यादा घातक है। मुंबई दूसरी लहर से इसलिए पार पा रही है क्योंकि यहाँ प्रशासन ने पहली लहर से ही सबक ले लिया था। जब मुंबई में दूसरी लहर में केस पीक पर थे तब भी बीएमसी ने ऑक्सीजन की किल्लत महसूस नहीं होने दी। जिनके मरीज घर पर हैं और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत हो उन लोगों को जरूर भटकना पड़ा हो, पर ऑक्सीजन की कमी से सांसें नहीं टूटी। अस्पतालों को दिल्ली की तरह मरीजों के परिजनों को ये नहीं कहना पड़ा कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है, आप मरीज को लेकर कहीं और चले जाओ। मुंबई ने कोरोना से लड़ने के लिए 6 बड़े जंबो सेंटर बनाए। सिलेंडरों को पाइप गैस से जनवरी में ही रिप्लेस कर दिया गया था। वार्ड्स में जो नर्सें होती थीं उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल 96 से ऊपर ही रहना चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक इन सारी कोशिशों का नतीजा ये रहा कि मुंबई में औसतन एक मरीज पर लगने वाली ऑक्सीजन 6 किलो से घटकर अप्रैल के पहले हफ्ते में 4.2 किलो प्रति पर आ गई। मुंबईमध्ये जेव्हा पहिल्या लाटेचं समाप्तीला होत होतं त्यावेळेस आमच्या असं लक्षात आलं की
प्राणवायूची म्हणजे ऑक्सिजनची गरज ही वाढत आहे आणि सध्या आमच्याकडे जी सिस्टीम होती ती ऑक्सिजन सप्लाय सिस्टीम होती, सिलेंडर बेस्ड सिस्टीम होती। अब जरा मुंबई और दिल्ली की तुलना करें तो मुंबई में 4 अप्रैल को 11,163 केस थे, जो कि 5 मई को 3,879 हो गए। अब दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 5 अप्रैल को 3,548 केस थे, जो कि 5 मई को 20,960 है। मुंबई के प्रशासन की दूरदर्शी सोच का नतीजा ये हुआ कि मुंबई में पिछले 1 महीने से केस कम हुए हैं, जबकि दिल्ली में रोज कोरोना का विस्फोट हो रहा है। मुंबई में अथॉरिटीज ने निजी अस्पतालों को सलाह दी है कि वो कम से कम 20% ऑक्सीजन रिजर्व में रखें। आए दिन दिल्ली में कितने ही अस्पतालों के SOS कॉल आते हैं कि सिर्फ 1 घंटे की, 2 घंटे की, आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है। गंगाराम जैसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई न हो पाने से मरीजों की जान चली गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि वो तीसरी लहर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मुंबई ने फिलहाल दूसरी लहर को तो काबू में कर लिया है, पर BMC के प्रयास बंद नहीं हुए हैं। BMC की योजना 90 करोड़ रुपए लगाकर 1 महीने के अंदर 12 अस्पतालों में 16 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाने की है, जो वातावरण की हवा से ऑक्सीजन निकालेंगे। इनके लिए जल्द ही टेंडर निकाले जाएंगे। इन 16 मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए BMC ने 90 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। आने वाले समय में जो मुंबई में जंबो फैसिलिटीज बनेगी, उसमें इसी प्लांट्स द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। पंकज उपाध्याय के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। मुंबई की स्थिति बेहतर हो रही है तो देश के कई हिस्सों में स्थिति खराब हो रही है। कोरोना से इस जंग में इंतजामों का टोटा पड़ रहा है। दिल्ली में तो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मारामारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जरूरतमंदों की लंबी कतार छोटी ही नहीं हो रही है। ये पता चला है कि यहाँ ऑक्सीजन अभी मिलने जा रहा है। अचानक आपको कैमरे के जरिए दिखाएं कि कैसे लोग यहाँ पर कैसे लोग अफरा तफरी मच गई है। बच्चे छोटे छोटे हैं जो सिलेंडर खींच करके ले जा रहे हैं। मजबूरी है, ये मजबूरी आपको दिखाते हैं। ये लोगों की सांस बचाने के लिए, अपने परिजनों की सांस को थमने से बचाने के लिए ये स्थिति है। कैसी भगदड़ मची है ये आप देख लीजिए। ये ऑक्सीजन के नाम पर जब भी लोगों का सब्र जवाब दिया जाता है, यहाँ अंदर से खबर आती है कि हाँ ऑक्सीजन अभी मिलने वाला है, लोग अचानक अपनी बारी का इंतजार किए बगैर अंदर चले जाते हैं। एक तरफ ये ऑक्सीजन जो है ये लाइफ लाइन है और इसी तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है। तस्वीरें जो आपको दिखाई वो आप देख करके समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा मुश्किल है लोगों के लिए इस लाइन में लगना, और उस लाइन के बाद ये मारा मारी, ये परेशानी, ये भागा दौड़ी, जिसमें अपनों को जिंदा रखने के लिए ये ऑक्सीजन घर ले जाना भी जरूरी है या फिर अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। एक तरफ अदालत में केंद्र सरकार का दावा है, कह रही है कि दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन दे दी गई है, तो दूसरी तरफ ये जमीनी हकीकत है। रोज दिल्ली आना पड़ता है, 24 घंटे में 1 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। तो आपके परिजन घर पे हैं, मरीज घर पे हैं? जी घर पे ही हैं, हॉस्पिटल में तो मिल नहीं रहा बेड। घर पे है आपके पेशेंट? नहीं, एक्चुअली हमारे जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में है, हमें मतलब बेड मिल गया, बट वहाँ पे सिलेंडर ऑक्सीजन की मतलब थोड़ी दिक्कत है, तो इसलिए हम अपना रोज आके अपना सिलेंडर भरवा के ले जाते हैं। अस्पताल कहता है कि आप आइए और अपना सिलेंडर लेकर के आइए। क्या आप अपने ऑक्सीजन का इंतजाम कीजिए, बाकी वहाँ पे ध्यान में रखें। ये कहाँ का हॉस्पिटल है? ये द्वारका की साइड में। 4 घंटे कभी 5 घंटे लगातार पूरी रात भी चलती रहती है, पूरा दिन भी चलता रहता है। कभी कभी जल्दी भी मिल जाती है, जैसे कि आज मतलब 1 घंटा हुआ होगा हमें, तो आज मतलब जल्दी मिल गई, बाकी टाइम ज्यादा भी लग। हमारे मरीज घर पे हैं, बाकी अगर हमें हॉस्पिटल में जगह मिलती है, अगर घर पे ऑक्सीजन से इलाज हो जाए विदाउट ट्रीटमेंट, तो पब्लिक यहाँ पर भीड़ लगा ले और अपने घर पे ही ऑक्सीजन से इलाज कर ले। आप मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट या सरकार मुझे ये बताइए कि अगर ऑक्सीजन से अगर मरीज ठीक हो जाए तो हम अपने घर में ही अपने ऑक्सीजन से मरीज को ठीक कर लें। ऑक्सीजन लगा देते हैं विदाउट ट्रीटमेंट, किसका इलाज हो रहा है? ये दिल्ली का हाल है और अब आपको दिल्ली की ही कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आपदा में अवसर तलाशने वालों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर लोगों की जिंदगी से खेलने में कोई कोताही नहीं। कोरोना की दूसरी लहर में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आम लोगों को आ रही है वो आ रही है ऑक्सीजन की।
ऑक्सीजन रिफिलिंग तो आसानी से हो जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से लोगों को नहीं मिल रहा है। और इसी का फायदा कुछ इंसानियत के दुश्मन उठा रहे हैं, जो लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। लेकिन यहां तो हैरानी इस बात की हो गई है कि अगर आप ये देखिए, ये जो आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, ये अग्निशामक यंत्र है, यानी आग बुझाने के काम में ये जो सिलेंडर है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, वो इस तरीके से, ये देखिए लाल रंग का ये होता है अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाने के काम में इस्तेमाल होता है, उसको इस तरीके से जो काले रंग में पेंट किया जा रहा था और उसके बाद जो है उसको जरूरतमंद लोगों को बेचा जा रहा था। तकरीबन 500 ऐसे सिलेंडर हैं जो दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। क्या यंत्र है इसके बारे में बताइए और किस तरीके से इसको चेंज करके ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे। सर एक फायर सिलेंडर है, फायर सिलेंडर को ये इसका पेंट उतार के ग्राइंडर की मदद से ब्लैक पेंट करते थे ये। यहाँ ये ब्लैक पेंट है और इस ब्लैक पेंट का जो ये फायर सिलेंडर का नोजल है, उस नोजल को हटाकर इस पे ऑक्सीजन का नोजल लगा देते थे। और इसी को ये दामों में ब्लैक। जी हाँ, आग बुझाने वाली सिलेंडर के रंग बदले जा रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर बनाकर बेचे जा रहे हैं। अलीपुर इलाके में इन 3 जालसाजों ने लोगों की जान जोखिम में डालने का पूरा इंतजाम कर दिया था, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। अरविंद लोहिया के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है तो अस्पतालों की बेहाली भी सामने आ रही है। बिहार के सहरसा जिले में हमें एक चमचमाता अस्पताल मिला, बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह। अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। यह कोविड अस्पताल है, लेकिन अस्पताल के गेट पर लगा हुआ था ताला। इस चमचमाती बिल्डिंग को देखकर आपको लग रहा होगा कि या तो ये 5 स्टार होटल है या फिर कोई कॉरपोरेट दफ्तर, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सरकारी अस्पताल है, वो भी कोविड-19 अस्पताल। कोरोना काल में जहां अस्पतालों के बाहर मरीजों का तांता है, लोग बेड और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में बने इस चमचमाते 5 स्टार सरकारी अस्पताल पर ताला जड़ा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में, जहां पर आप देख सकते हैं ये एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। पिछले साल ही यहां पर आप देख सकते हैं ये सब डिवीजन हॉस्पिटल है, जिसे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर यानी अस्पताल के तौर पर यहां पर इसको तैयार किया गया था। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसके बावजूद भी बंद पड़ा हुआ था। हम यहाँ अभी आए हैं तो हमने इसे खुलवाया है और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चुभती है ये तस्वीरें, जब देश में लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं। वैसे में आप यहाँ देख लीजिए 40 बेड के इंतज़ाम यहाँ पर इस हेल्थ सेंटर पर है, लेकिन सब के सब खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए। पिछले साल इस भव्य इमारत में सरकारी अस्पताल खोला गया था। तय किया गया था कि इसमें खास तौर पर कोविड-19 मरीजों का ही इलाज होगा, लेकिन बिहार का ये इकलौता ऐसा कोविड अस्पताल है जहां पर ताला बंद है। ताला खुलवाकर इस अस्पताल के भीतर हमारे संवाददाता गए तो हैरान रह गए। हमने देखा कि ये अस्पताल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये अस्पताल 60 बेड का है। इसमें ऑक्सीजन की सुविधा है, गर्म पानी के लिए इलेक्ट्रिक केटल रखा गया है, पीने के साफ पानी का भी यहाँ पर इंतजाम है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, लेकिन फिलहाल इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि मरीज नहीं मिल रहे हैं जिन्हें इन सब चीज़ की ज़रूरत हो। और ऐसे में जो ये अस्पताल है फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। काफ़ी चौंकाने वाली बात है। इस चमचमाते अस्पताल में किसी का इलाज नहीं होता। अगर कोई मरीज आता है तो उसे जिला मुख्यालय भेज दिया जाता है। बहाना है डॉक्टरों की कमी का। संसाधन को कमी नहीं है, बेड हम लोग के पास है, ऑक्सीजन भी वहाँ पर उपलब्ध है। केवल अभी डॉक्टर जो है उस स्तर का हम लोग के पास कमी है। यहाँ पर कितने डॉक्टर्स आपको होने चाहिए या कितने हैं अभी? कितने की कमी है? अभी यहाँ 4 डॉक्टर हैं।
ये अस्पताल कोविड मरीजों के लिए खुला है। अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों के लिए जरूरी तमाम दवाएं रखी हैं, लेकिन किस काम की? अस्पताल के मैनेजर कहते हैं कि मरीज यहाँ आते ही नहीं। अभी तो पेशेंट नहीं आ रहा। इस तरह का कॉम्प्लिकेशन पेशेंट आएगा तो उसको रखा जाएगा। अभी जो भी अगर कुछ इस तरह का पेशेंट आता है तो उसको हम लोग रेफर कर देते हैं सहरसा में। वो जो पैरामेडिकल में जो है ना वहाँ पे बना हुआ है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, वहीं पे डाल देते हैं अभी। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि यहाँ मरीज नहीं है और जिला मुख्यालय पर पूरा इंतजाम है, लेकिन सहरसा के डीएम साहब कह रहे हैं कि जिले में कोविड मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मेरा जिला वासियों से अपील है कि कोरोना की स्थिति अभी निरंतर बढ़ती जा रही है और जिला प्रशासन द्वारा जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं लॉकडाउन के तहत, उसका जिले वासियों से अनुरोध है कि उसका चर्चा पालन करें। अब जरा दरभंगा के बेनीपुर के इस सरकारी अस्पताल का हाल देख लीजिए। इस अस्पताल में 4 नई वेंटिलेटर मशीनें आई हैं, लेकिन ये धूल फांक रही हैं। मशीनों में जंग लगने लगी है। 4 महीने पहले ये मशीनें आई हैं। अस्पताल प्रशासन मैन पावर की कमी का रोना रो रहा है। ये तो महज वानगी है। बिहार के तमाम अस्पतालों का यही हाल है। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमराई हुई है, जबकि बिहार में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में कोरोना के 1,13,479 एक्टिव केस हैं। 5 मई को बिहार में 14,836 नए केस सामने आए, जबकि 61 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 4 मई को बिहार में 14,794 कोरोना के केस आए, जबकि 105 लोगों की मौत हो गई। 3 मई को बिहार में 11,407 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 82 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के विकराल रूप को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन यहाँ भी लोग मान नहीं रहे हैं। जगह जगह लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जैसे कि ये लोग इस बात से बेखबर हैं कि अगर ये संक्रमित हुए तो इलाज में कितनी मुश्किलें आएंगी। सहरसा से रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपने ये रिपोर्ट देखी बिहार से। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर क्या कहते हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उन्हें भी सुनिए। देश के 14 राज्यों में बिहार से ज्यादा परेशानी और बिहार से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आकलन करने में कोई गलती की। जो समग्र रूप से देश में सोचा जा रहा था, दुनिया में सोचा जा रहा था, उसी अनुरूप हम भी सोच रहे थे और उसी अनुरूप हमने व्यवस्था किया। इन सबके बीच कोरोना संक्रमण अब उन राज्यों में पांव पसार रहा है जहां पर ग्रामीण आबादी ज्यादा है, चाहे वो बिहार हो या फिर झारखंड। देश का कोयला कैपिटल कहे जाने वाले धनबाद में कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो मेडिकल सिस्टम चरमराया हुआ है। यहां के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से गंभीर मरीजों को भी वापस लौटाया जा रहा है। बहुत दिक्कत में है सर। 8.5 साल से हमको उसको पल करके जिंदा रखे और ये कल से कोई कैथेटर लगा दे रहा, ट्यूब लगा दे रहा। बीपी का दवाई भी, इंजेक्शन जो चले तो बीपी का भी दवाई नहीं दिया। झारखंड के धनबाद का ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 बेड वाला कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। अस्पताल में 30 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है, जबकि 30 बेड आईसीयू से लैस है। पिछले 3 हफ्तों से अस्पताल का हाल बेहाल है। कोरोना संक्रमितों की तादाद है ज्यादा और अस्पताल की क्षमता है कम। गंभीर मरीजों को भी अस्पताल से वापसी का रास्ता दिखा दिया जाता है। हर रोज 2-3 मरीजों की मौत हो जाती है। सांस का दिक्कत है, बोल रहा है ऑक्सीजन और चाहिए हमको, और चाहिए, बार-बार कर रहा है। तो ऑक्सीजन तो दे रहे होंगे ना अस्पताल? दे रहे हैं, फिर भी बोल रहा है कि हमको और मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। स्टाफ को बुलाते हैं फिर भी कोई आता नहीं है। यह अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है, जहां पता ही नहीं चलता कि कौन कोरोना वायरस की चपेट में है और कौन नहीं। लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत वाले मरीजों की बदहाली साफ दिखाई देती है। अस्पताल में बेड कम पड़ गए हैं तो गलियारे में ही मरीज का इलाज हो रहा है। वहीं एक मरीज ऑक्सीजन बेड के इंतजार में बैठा है।
इस महिला को स्ट्रेचर पर रखा गया है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजार कर रही है। जिन बाबा जी का ऑक्सीजन लेवल गिर गया है उन्हें बेड तो मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। उनकी पत्नी बताती हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला है और वो उसी का इंतजार कर रही हैं। हो गया माँ जी, यहाँ आए ये तो आ जाइए। अभी वो ऑक्सीजन नहीं मिला। मरीज की बिगड़ती हालत को देखते हुए वार्ड बॉय ने कहा कि डॉक्टर से बात कीजिए। ड्यूटी डॉक्टर से पूछा कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया जा रहा। ड्यूटी डॉक्टर बोली कि ऑक्सीजन इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। वार्ड के बाहर एक पेशेंट बैठा हुआ है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो कह रहा है मैं कहा गया लेकिन सिलेंडर नहीं है आपके पास। वो कह रहे हैं वो सांस नहीं ले पा रहे ठीक से, ऑक्सीजन का वेट कर रहे हैं। क्या सिलेंडर नहीं है आप लोगों के पास? स्ट्रेचर पर लेटी इस महिला का ऑक्सीजन लेवल गिरकर 70% पर आ गया है, लेकिन अस्पताल ने कह दिया कि यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, कहीं और ले जाइए। बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका ऑक्सीजन लेवल 88 है। यहाँ बिठा करके रखा गया है उनकी पत्नी के साथ, जब ऑक्सीजन आएगा तो मिल जाएगा। एक मरीज यहाँ है, इनके परिवार को ये कह दिया कि इनका ऑक्सीजन लेवल और नीचे चला गया है। अब कहा गया कि अपने मरीज को लेके यहाँ से जाइए क्योंकि यहाँ ना तो बेड है ना तो ऑक्सीजन है। 100 बेड के अस्पताल में 30 पर ऑक्सीजन है। 30 की सुविधा किसी तरह बनाई है आईसीयू के लिए। ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी है उतनी क्या होनी चाहिए, ये व्यवस्था न जाने ऐसे कितने मरीज हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं इमरजेंसी में। व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। प्रशासन शासन सरकार के नाम पर कुछ भी नहीं है। मरीज आया, किस्मत होगी तो मिल जाएगी, वरना कहीं और ले जाइए। और इस इंतजार में क्या जान बचेगी? धनबाद के सिटी मजिस्ट्रेट अरुण दास कहते रहे कि वो ऑक्सीजन के लिए मना नहीं करते, ना ही किसी को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके सामने ही महिला मरीज के बेटे रघु ने कह दिया, डॉक्टर ने कहा है ऑक्सीजन नहीं है, कहीं और ले जाइए। बोला है ऑक्सीजन देने को? नहीं, बोला दूसरी जगह ले जाओ। कहाँ ले जाओ? पता नहीं, पूछे पे कहाँ ले जाओ? मना कर दिया। क्यों? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं। ये उस धनबाद की स्थिति है जो देश में कोयला कैपिटल के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ के अस्पताल तो खुद ऑक्सीजन की कमी से बेहाल हैं। सबसे बड़ा सवाल झारखंड पर, जो पूरे देश को ऑक्सीजन दे रहा है, जहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, अगर वहां उसके शहरों में, उसके सरकारी अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन बेड का इंतजार करना पड़े और ऑक्सीजन की कमी से जान गंवानी पड़े, तो ये सिस्टम पर सबसे बड़ा तमाचा है। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट के बाद सरकार न सिर्फ संज्ञान ले, बल्कि ये भी सुनिश्चित करे कि धनबाद के उन सरकारी अस्पतालों में जहां ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों से बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, उनकी जान बचाई जा सके, समय पर उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। धनबाद से सिथुन और संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। चलिए लेकर चलते हैं आपको हरियाणा, जहां के रोहतक के पास का गांव है टिटौली। इस गांव में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। 11,000 की आबादी वाले इस गांव में कोरोना के कहर से प्रशासन हक्का बक्का है। पूरे के पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के टिटौली गांव से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के रोहतक जिले का ये टिटौली गांव है। इस गांव में कोरोना का कहर टूट पड़ा है। पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गांव की गलियां सूनी हैं। गांव में सन्नाटा पसरा है। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर रोहतक का ऐसा गांव जहां पर अब लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और यहां ये जानकारी मिल रही है कि पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोरोना का कहर शहरों के बाद अब गांव में किस कदर पांव पसार रहा है, इसकी नजीर है टिटौली गांव। कोरोना यहां बुजुर्गों को ही नहीं, नौजवानों की जिंदगियां भी लील रहा है। प्रशासन के भी होश उड़ गए हैं। आनन फानन में गांव में लोगों की टेस्टिंग कराई जा रही है। प्रशासन अब जागरूक हो गया है और यहाँ अब टेस्टिंग और ट्रेसिंग करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा
किस तरीके से टिटैलू गांव में पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें बहुत सारे लोगों के बुखार और खांसी जुकाम जैसे सिम्टम थे। अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, यहाँ देख रहे हैं कि टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ पर लोगों को बुला करके हर एक व्यक्ति की यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। टिटौली गांव में एक ही दिन में 11 लोगों की चिताएं यहां जल चुकी हैं। गांव में खौफ पसरा हुआ है। गांव में जो लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। हमने जब मौतें ज्यादा होने लगी तभी प्रशासन से गुहार लगाई, एसडीएम साहब से, एसपी साहब को भी बोलिया, तो उन्होंने डॉक्टरों की स्पेशल टीम भेज दी। यहाँ रोज टेस्टिंग चल रही है। गांव में एक डर का माहौल है, जिसमें थोड़ा हल्का बुखार होता है। बुखार होने के कारण सांस रुक जाता है, रुकने के कारण ही मौतें हो रही है सर। कोरोना को थामने के लिए प्रशासन ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दे रहा है। हमने तुरंत पिछले महीने ही 3-4 दिन सघन अभियान चलाकर वहां कैंपिंग वगैरह करवाई लोगों की, जिनमें हमारी मेडिकल टीम्स भी थी जिन्होंने टेस्टिंग करी। उनकी वैक्सीनेशन भी हमने शुरू करवाई है, मेडिसिन किट्स भी उनको बांटी गई, पूरे गांव का सैनिटाइजेशन भी करवाया गया और उसको हमने एक मैक्रो कंटेनमेंट जोन भी बना दिया। गांव में करीब 350 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 72 लोग पॉजिटिव मिले हैं। 11,000 की आबादी वाले इस गांव में आवाजाही पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। गांव के बाहर बैरिकेड लग गए हैं। पुलिस चेकिंग के बाद ही लोगों को गांव में घुसने की इजाजत दी जा रही है। जितेंद्र बहादुर सिंह, रोहतक, आज तक।